नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम बातचीत करेंगे सगणक कंप्यूटर पद के लिए आवेदन आमंत्रित। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा सगणक कंप्यूटर पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और इसमें अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पोस्ट है और इसमें बहुत अच्छी आपके लिए ये जॉब है। अगर आप इसमें आवेदन करेंगे तो आपका बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन इससे पहले ये ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि इसमें आवेदन करने की शर्तें क्या हैं, कौन कौन अभ्यर्थी है वो आवेदन कर सकते हैं, उनके पास क्या योग्यता होनी चाहिए और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में हम आपसे विस्तृत चर्चा आज करने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ जाएंगे तो इससे आपका नुकसान हो जाएगा। तो शुरू से लेके अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर महेंद्र खारडिया, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST। देखिए, सगणक कंप्यूटर भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा सगणक कंप्यूटर पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करने के लिए आपको बता देते हैं कि इसमें जो कुल पद हैं वो आपके होंगे 250 और इसमें से गैर अनुसूचित होंगे 220 और अनुसूचित होंगे आपके 30, यानी टोटल 250 पद होंगे। आर्थिक और सांख्यिकीय विभाग राजस्थान के लिए राजस्थान सांख्यिकी अधिनियम सेवा नियम 1971 यथा संशोधित व राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय व चतुर्श्रेणी सेवा वर्ग भर्ती व सेवा की अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत ये आवेदन आपसे ऑनलाइन आमंत्रित किए गए हैं और ये 3 नवंबर 2021 को ये विस्तृत विज्ञप्ति जारी की गई थी इन पद के लिए आवेदन के लिए। तो आवेदन करते समय आपको ध्यान में ये रखना है कि जो भी सूचना आपसे वांछित सूचनाएं आपसे चाहिए गई है उनको आप सही सही अंकित करें। आवेदन करने से पहले आपका बोर्ड की जो निर्धारित वेबसाइट है उस पर विज्ञप्ति आपको उपलब्ध है, उसको आप पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए इसमें सूचना भरें। यदि कोई सूचना गलत या अपूर्ण रह जाती है तो आवेदक का आवेदन पत्र है वो निरस्त कर दिया जाएगा तथा प्रवेश की जो परीक्षा होगी उसमें प्रवेश नहीं दिया जाएगा और इसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? आवेदक स्वयं की होगी। अतः गलत और अपूर्ण सूचना उसमें न भरें और इसके लिए कोई पत्र व्यवहार भी आपसे नहीं किया जाएगा। आरक्षण की स्थिति और नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों और नवीनतम नियमों के अध्याधीन परिवर्तनीय होगी। आरक्षण की जो स्थिति है और नियुक्ति जो प्रक्रिया है वो राज्य सरकार के निर्देशों और नवीनतम नियमों के अध्याधीन रहेगी। ये आपके सामने चार्ट दिया गया है। इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र का आरक्षण वर्टिकल रिजर्वेशन दिया गया है और इसके साथ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है, क्षैतिज आरक्षण दिया गया है और इसके साथ अनुसूचित क्षेत्र का भी आरक्षण इसमें आपको दिया गया है। तो मैं मोटे मोटे रूप से बता देता हूँ कि सामान्य वर्ग के जो पद हैं वो 55 तो सामान्य के हैं और महिलाओं के लिए 17 पद हैं और विधवा और जो महिलाओं के लिए 6 पद और परित्यागिता महिलाओं के लिए 1 पद है। अनुसूचित जाति के लिए 25 पद सामान्य के लिए, सामान्य महिलाओं के लिए इसमें 7 पद हैं और विधवा महिलाओं के लिए इसमें 3 पद और परित्यागिता महिलाओं के लिए कोई आरक्षण इसमें नहीं है। अनुसूचित जनजाति के 19 पद हैं सामान्य के, सामान्य महिलाओं के 5,
विधवा महिलाओं के लिए इसमें 2 पद हैं और परित्यागिता महिलाओं के लिए इसमें कोई आरक्षण नहीं दिया गया है। ओबीसी के सामान्य 33, सामान्य महिलाओं के लिए 9, विधवा महिलाओं के लिए 4 पद और परित्यागिताओं के लिए कोई आरक्षण नहीं है। एमबीसी अति पिछड़ा वर्ग जिसमें 8 पद सामान्य महिलाओं के लिए 2 और विधवा महिलाओं के लिए 1, परित्यागिताओं के लिए कोई पद नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिसको ईडब्ल्यूएस जो पद है इसमें 16 सामान्य के लिए, सामान्य महिलाओं के लिए 5 और विधवा महिलाओं के लिए 1, परित्यागिता के लिए कोई आरक्षण इसमें नहीं है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये 12 जिले के सहरिया आदिम जाति के लिए 1 पद सामान्य का इसमें बैकलॉग का है, इसलिए इसको ऊपर शामिल किया गया है। विशेष योग्यजन जिसमें है हमारे कुल पद आपके 2, 4, 6, 7, 9 पद इसमें दिए गए हैं। विभागीय मंत्रालय कर्मचारियों के लिए 27 पद और भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी 27 और जो कि हमारे उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनके लिए भी 4 पद इसमें आरक्षित किए गए हैं। अनुसूचित क्षेत्र के लिए जो वर्टिकल है उसमें भी सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष योग्यजन जिनका क्षतिज आरक्षण है वो इस प्रकार रहेगा कि सामान्य के 8 पद, महिलाओं के लिए 2 और विधवा महिलाओं के लिए 1, सामान्य के जो एससी के लोग हैं उसमें 1 ही पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें सामान्य के लिए 12, सामान्य महिलाओं के लिए 5 और विधवा महिलाओं के लिए 1 और हमारे विशेष योग्यजन हैं उनके लिए 2 पद आरक्षित हैं। विभागीय मंत्रालय कर्मचारियों के लिए 3, भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी 3 पद हैं। तो आपको इस प्रकार से ध्यान रखते हुए अपने पद के अनुसार भी आप आवेदन कर सकते हैं। बहुत अच्छी ये विज्ञप्ति है। और इसके बाद में बात करते हैं पात्रता की कि भाई आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। देखिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित या सांख्यिकी या अर्थशास्त्र में कम से कम 1 विषय के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। आपके पास 3 जो विषय हैं उसमें से 1 विषय के साथ आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कोलकाता द्वारा पार्ट फर्स्ट ABC का प्रमाण पत्र हो या O लेवल या उच्चतर लेवल का प्रमाण पत्र आपके पास हो जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भारत सरकार के नियंत्रणाधीन DOEACC द्वारा संचालित हो और NIELIT नई दिल्ली द्वारा कंप्यूटर संकल्पना का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय राज्य परिषद के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक या डाटा प्रिपरेशन या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रमाण पत्र आपके पास हो या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या सरकार या मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र हो या देश के किसी भी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 1 विषय के रूप में कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ सीनियर सेकेंडरी का प्रमाण पत्र हो या भारत सरकार द्वारा प्राप्त किसी पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान या अभियांत्रिकी में आपके पास डिप्लोमा हो। और इसके अलावा भी आपके पास अगर डिप्लोमा महावीर कोटा खुला विश्वविद्यालय राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नियंत्रणाधीन संचालित राजस्थान राज्य सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमाण पत्र दिया जाता है वो भी आपके लिए इसमें मान्य होगा। और देवनागरी लिपि में आपको हिंदी में कार्य करने का ज्ञान हो और राजस्थान की संस्कृति का आपको ज्ञान होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको मैं ये बता देता हूँ कि जो अंतिम वर्ष की परीक्षा दे रहे हैं, जैसे ग्रेजुएशन अंतिम वर्ष की परीक्षा दे रहे हैं, वो विद्यार्थी भी इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं बशर्ते कि वो लिखित परीक्षा या साक्षात्कार अगर दोनों हैं तो मुख्य परीक्षा के पूर्व उपस्थित होने से पूर्व उनको ये उपाधि है वो अर्जित करनी होगी। और लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के बाद दोनों में है तो आपको साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व चाहिएगी और जहाँ केवल लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के माध्यम से हो, लिखित और साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व है।
तो ये आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको मैं ये बात बता देता हूँ कि सैकड़क भर्ती परीक्षा में न्यूनतम उत्तरांक जो है वो 40% आपके लिए निर्धारित कर दिए गए हैं। आपको 40% अंक प्राप्त करने के बाद ही मेरिट में उसमें स्टैंड कर सकते हैं। न्यूनतम इतने अंक तो आपको प्राप्त करने ही हैं। और आपको मैं पाठ्यक्रम या स्कीम के बारे में बता देता हूँ। इसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट फर्स्ट जिसमें मतलब ए और पार्ट बी। जनरल नॉलेज का होगा जिसमें 30 क्वेश्चन आपके दिए जाएंगे और टोटल मार्क्स आपके होंगे 30। स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स के 70 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 70 क्वेश्चन आपको करने होंगे और 70 ये नंबर इसके नंबर होंगे, यानी 100 नंबर का आपके पास मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप इक्वल मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें होगी, 1/3 भाग आपके लिए गलत आंसर के काटे जाएंगे। और मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए आपको इसमें मेरिट में आने के लिए सिर्फ 40% टोटल मार्क्स के आपको लाने होंगे, तभी आप मेरिट में आ सकेंगे। उसके बाद ही आप मेरिट के हिसाब से उसमें आपको लिया जाएगा, इससे पहले आपको मेरिट में भी शामिल नहीं किया जाएगा। द स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर विल बी दैट बैचलर डिग्री ऑफ लेवल, ग्रेजुएशन स्तर का आपका पेपर आएगा। और अधिक विस्तृत अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आपकी बोर्ड की जो वेबसाइट में जो बता देता हूँ www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर भी अलग से आप इस पर सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। एक जो सूचना मैं आपको तुरंत देना चाहता हूँ वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने और अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए भी प्रावधान इसमें किए गए हैं कि आवेदकों को केवल ऑनलाइन आवेदन में समस्त सूचनाएं सही संगीत अंकित करनी है। परीक्षार्थियों को केंद्राधीक्षक और जो वीक्षक कार्य करते हैं बोर्ड द्वारा नियुक्त जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके दिशा निर्देशों का आपको अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। और इसके साथ किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार आपको नहीं करना है, अनुचित साधनों का प्रयोग भी आपको नहीं करना है, अन्यथा आपके खिलाफ केंद्राधीक्षक या बोर्ड उचित जैसे समझेगा कार्रवाई कर सकता है। तो आपको ये सूचनाएं सही भर के और ऐसा कोई काम आपको इसमें नहीं करना है। इस प्रकार से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो मैं बता देता हूं कि आप आवेदन 2 प्रकार से कर सकते हैं, ई मित्र के माध्यम से और जन सुविधा केंद्र के माध्यम से। अगर आप इन दोनों के माध्यम से आप करना चाहते हैं तो आपको आवेदन करने से पूर्व SSO ID बनानी होगी। SSO ID और पासवर्ड आपको याद रखने होंगे। और यदि आप ई मित्र या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से बनाना चाहते हैं तो आपको आवेदन पूरा कंप्लीट होने के बाद प्रीव्यू जो आपके पास होगा उस प्रीव्यू को आपको देखना है और सभी सूचनाओं को आपको पूरा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अगर कोई गलत सूचना आपके भर दी गई है तो आप उसमें उसी समय सुधार कर सकते हैं, क्योंकि बाद में आपको सुधार के लिए कोई मौका आपको नहीं मिलेगा। कोई गलती अगर हो रह गई है तो प्रीव्यू को आपको वापस जाना है और उसमें त्रुटियां हैं उसको सुधार करने के बाद वापस उसका प्रीव्यू लेकर उसमें पूर्ण सूचनाएं वो सही है ये करने के बाद उसको आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ई मित्र द्वारा एक निर्धारित फीस है वो आपको जमा इसमें करानी है। अगर ट्रांजैक्शन फेलियर आता है तो आवेदन आपका स्वीकृत किया हुआ नहीं माना जाएगा, इसलिए आपको क्या करना है, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली का मैसेज आने के बाद उसको सबमिट करना है। और ये जो नंबर आपको दिए गए हेल्पलाइन नंबर भी आपको इसमें दिए गए हैं, तो इस पर आप बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप खुद भरना चाहते हैं तो भी आप इसमें आवेदन आप कर सकते हैं। बोर्ड की जो निर्धारित वेबसाइट है उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको SSO ID के थ्रू आपको इसमें इंटर करना है और सूचनाएं करने के बाद सही सूचना भरें और सबमिट का क्लिक करने के बाद ओके करेंगे तो आप ओके करने के बाद फीस पे का पेज खुलेगा। पेज खुलने के बाद अभ्यर्थी अपनी जो है कैटेगरी के अनुसार नेट बैंकिंग से, ATM से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ई मित्र के माध्यम से भी फीस आप
जमा करा सकते हैं और आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ उसकी रसीद भी आप ज़रूर प्राप्त कर लें। और आपके पास जो सूचनाएं आप प्राप्त करना चाहते हैं तो नंबर आप अपना दें और ईमेल आईडी भी आप इसमें अपना दें, ताकि आपके पास इससे संबंधित सूचनाएं तुरंत पहुंच जाए। जो बातें मैंने बताई थी कि आवेदन करने से पूर्व आपको आश्वस्त होना है कि जो आपने प्रविष्टियां की हैं, जो एंट्री आपने भरी है वो सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। और रसीद आप ज़रूर प्राप्त कर लें। आवेदन करने के बाद आवेदन का एक क्रमांक आपके पास आएगा, उसको कहते हैं एप्लीकेशन आईडी। अब एप्लीकेशन आईडी अगर नहीं आई है तो इसका अर्थ है कि आवेदन आपका जमा नहीं हुआ है, तो आप प्रीव्यू को सबमिट न माने, प्रीव्यू के बाद सबमिट जरूर करें। कृपया ऑनलाइन आवेदन पढ़ने से पूर्व जैसे कि बताया था, वेबसाइट की विज्ञप्ति को पूरा ध्यान से पढ़ें और परीक्षा के सामान्य दिशा निर्देशों का अध्ययन जरूर कर लें। और इसके साथ ईमेल आईडी और मोबाइल आप अपना दें ताकि आपको सभी सूचनाएं समय पर मिल सकें। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू कि आपने पूरा ध्यान से सुना और समझा। आपसे मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप इसको पूरा ध्यान से सुने और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।